नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे उस व्यक्ति के जीवन के 3 अनुभवों को आपसे शेयर करूंगा जिसमें उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने 50 वर्ष के सफल जीवन को मात्र 15 मिनट में दुनिया के सामने रखा। हालांकि यह स्पीच बहुत पुराना है, लेकिन आज भी लोगों को उनके स्पीच से इंस्पिरेशन मिलता है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं उनके उस स्पीच को। मुझे आज आपके साथ इस विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक से स्नातक होने के अवसर पर सम्मानित महसूस हो रहा है। मैंने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया। सच कहूं तो यह कॉलेज स्नातक होने के सबसे करीब है जो मैं कभी पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूं, बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। पहली कहानी है बिंदुओं को जोड़ने के बारे में। मैंने रीड कॉलेज में पहले 6 महीने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर वास्तव में छोड़ने से पहले लगभग 18 महीने तक ड्रॉप इन के रूप में वहां रहा। तो मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी? यह मेरी जन्म से पहले की बात है। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने का निर्णय लिया। वो बहुत दृढ़ता से महसूस करती थी कि मुझे कॉलेज स्नातकों द्वारा गोद लिया जाना चाहिए। इसीलिए सब कुछ सेट था कि मुझे जन्म के समय एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा गोद लिया जाएगा। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने अंतिम क्षण में निर्णय लिया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे माता पिता जो प्रतीक्षा सूची में थे को आधी रात को एक कॉल आया, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा लड़का है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उसने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसने केवल कुछ महीने बाद ही तब रियायत दी जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कभी कॉलेज जाऊंगा। और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने भोलेपन से एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे सभी कामकाजी वर्ग के माता पिता की बचत मेरी कॉलेज ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नहीं दिखा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मुझे इसे समझने में कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की पूरी जीवन की बचत खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने और भरोसा करने का निर्णय लिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा किए गए सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर सकता था जो मुझे रुचिकर नहीं थी और उन कक्षाओं में शामिल होना शुरू कर सकता था जो दिलचस्प लगती थी। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास एक डॉर्म रूम नहीं था, इसीलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को 5 करेंसी जमा के लिए वापस करता था ताकि खाने के लिए पैसे मिल सकें, और मैं हर रविवार की रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर में एक अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए जाता था। मुझे यह पसंद था और जो कुछ भी मैंने अपने जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करके पाया वो बाद में अनमोल साबित हुआ। मुझे एक उदाहरण देने दे। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छा सुलेख निर्देश प्रदान करता था। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेवल खूबसूरती से हाथ से लिखा हुआ था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं लेने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने यह सीखने के लिए सुलेख कक्षा लेने का निर्णय लिया कि यह कैसे करना है। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच स्थान की मात्रा को बदलने के बारे में सीखा, महान टाइपोग्राफी को महान बनाने के बारे में सीखा। यह सुंदर था, ऐतिहासिक था, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, एक तरह से जिसे विज्ञान नहीं पकड़ सकता और मुझे आकर्षक लगा। इसका मेरे जीवन में किसी भी व्यवहारिक अनुप्रयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो यह सब मेरे पास वापस आ गया और हमने इस मैक में डिजाइन किया। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी,
अगर मैंने कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम में कभी भाग नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या अनुपातिक रूप से रिक्त फॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने सिर्फ मैक की नकल की, इसीलिए यह संभव है कि किसी भी व्यक्तिगत कंप्यूटर में भी ना हो। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैंने कभी इस सुलेख कक्षा में भाग नहीं लिया होता, और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में शायद वो अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो उनके पास है। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो आगे देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखना बहुत ही स्पष्ट था। फिर से आप आगे देखते हुए बिंदुओं को जोड़ नहीं सकते, आप केवल उन्हें पीछे मुड़कर ही जोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको भरोसा करना होगा कि ये बिंदु किसी न किसी तरह से आपके भविष्य में जुड़ ही जाएंगे। आपको किसी न किसी चीज पर भरोसा करना होगा। आपकी अंतर्दृष्टि, भाग्य, जीवन, कर्म जो भी हो, इस दृष्टिकोण ने मुझे कभी निराश नहीं किया और इसने मेरे जीवन में बड़ा अंतर पैदा किया है। मेरी दूसरी कहानी प्यार और हानि के बारे में। मैं भाग्यशाली था। मुझे जीवन में जल्दी ही वह मिल गया जो मुझे करना पसंद था, वो जो मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 वर्षों में एप्पल एक गैरेज में सिर्फ हम दोनों से बढ़कर 4000 से अधिक कर्मचारियों वाली $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपनी सबसे बेहतरीन रचना मैकिन्टोश जारी की थी और मेरी उम्र 30 साल हो गई थी और फिर मुझे निकाल दिया गया। आप उस कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं जिसे आपने शुरू किया था? खैर, जैसे जैसे एप्पल बढ़ता गया, हमने किसी को काम पर रखा जिसे मैंने कंपनी को मेरे साथ चलाने के लिए बहुत प्रतिभाशाली समझा, और पहले साल या उससे अधिक समय तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन फिर हमारे भविष्य के दृष्टिकोण अलग अलग होने लगे और अंततः हमारा झगड़ा हो गया। जब ऐसा हुआ तो हमारे निदेशक मंडल ने उसका पक्ष लिया, इसलिए 30 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर हो गया। मेरे पूरे वयस्क जीवन का केंद्र बिंदु चला गया था और यह विनाशकारी था। कुछ महीनों तक मुझे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। मुझे लगा कि मैंने पिछले पीढ़ी के उद्यमियों को निराश कर दिया है, कि मैंने बैटन को गिरा दिया है जब इसे मुझे सौंपा जा रहा था। मैंने डेविड पेकॉर्ड और बॉब नैश से मुलाकात की और इतनी बुरी तरह से गड़बड़ करने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं एक बहुत ही सार्वजनिक विफलता था और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा मुझे अभी भी वही करना पसंद था जो मैं करता था। एप्पल में घटनाओं के मोड़ ने उसे एक बिट भी नहीं बदला था, मुझे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उस समय मैंने इसे नहीं देखा लेकिन यह निकला कि एप्पल से निकाले जाने से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था। सफल होने की भारीपन को फिर से शुरुआत करने की हल्कापन ने बदल दिया, हर चीज के बारे में कम निश्चित। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक अवधियों में से एक में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नामक एक कंपनी शुरू की, पिक्सर नामक एक और कंपनी शुरू की और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बन गई। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा। मैं एप्पल में वापस आ गया और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की थी वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है और लॉरेन और मेरे पास एक अद्भुत परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब नहीं होता। यह भयानक स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जीवन आपको सिर पर ईंट से मारता है। विश्वास मत खोइए। मुझे यकीन है कि मुझे चलते रहने वाली एकमात्र चीज यह थी कि मुझे वही पसंद था जो मैं करता था। आपको वह खोजना होगा जो आपको पसंद है और यह आपके काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो मानते हैं वह महान काम है, और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो खोजते रहें, समझौता मत करो। दिल के सभी मामलों की तरह जब आपको यह मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, और किसी भी महान रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे यह बेहतर और बेहतर होता जाएगा। इसलिए तब तक खोजते रहें जब तक आपको यह ना मिल जाए। समझौता मत करो। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है।
जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उद्धरण पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था। यदि आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, तो किसी दिन आप निश्चित रूप से ही सही होंगे। इसने मुझ पर प्रभाव डाला और तब से पिछले 33 वर्षों से मैंने हर सुबह आईने में देखा है और खुद से पूछा है, यदि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब भी कई दिनों तक लगातार उत्तर नहीं होता है तो मुझे पता होता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका मैंने जीवन में बड़े विकल्प बनाने में मदद करने के लिए कभी भी सामना किया है। क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सभी गर्व, सभी शर्मिंदगी या विफलता का डर, ये चीजें सिर्फ मौत के सामने गिर जाती है, केवल वही छोड़कर जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने जा रहे हैं सबसे अच्छा तरीका है कि मैं सोचने के जाल से बचने के लिए जानता हूं कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। आप पहले से ही नग्न है, अपने दिल की बात ना मानने का कोई कारण नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझ में कैंसर की पहचान की गई। मेरे पास सुबह 7:30 बजे स्कैन था और इसने स्पष्ट रूप से मेरे अग्नाशय पर एक ट्यूमर दिखाया। मुझे यह भी पता नहीं था कि अग्नाशय क्या था। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से एक प्रकार का कैंसर था जो लाइलाज है और मुझे यह उम्मीद करनी चाहिए कि मुझे 3 से 6 महीने से अधिक समय तक जीने की उम्मीद करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपने मामलों को क्रम में लूं, जो कि मरने के लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर का कोड है। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को वह सब कुछ बताने की कोशिश करें जो आपने सोचा था कि आपके पास अगले 10 साल हैं, जो उन्हें कुछ ही महीनों में बताते हैं। इसका मतलब यह है कि सब कुछ बटन दिया गया है ताकि यह आपके परिवार के लिए जितना संभव हो उतना आसान हो। इसका मतलब आप सबको विदा कहना। मैं सारा दिन के निदान के साथ रहते थे। बाद में उस शाम मेरे पास एक बायोप्सी थी जहां उन्होंने मेरे गले के नीचे मेरे पेट के माध्यम से और मेरी आंतों में एक एंडोस्कोप को चिपका दिया। मेरे अग्नाशय में एक सुई डाल दी और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं प्राप्त की गई। मुझे बहकाया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां थी ने मुझे बताया कि जब वे एक माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं को देखते थे तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि यह अग्नाशय के कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ रूप निकला जो सर्जरी के साथ ही क्योर होता है। मेरी सर्जरी थी, मैं अब ठीक हूँ। यह मौत का सामना करने के लिए सबसे करीबी था और मुझे उम्मीद है कि यह कुछ और दशकों के लिए सबसे करीबी है। इसके माध्यम से रहने के बाद मैं अब आपको यह कह सकता हूँ कि जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक अवधारणा थी, तो इससे थोड़ी अधिक निश्चिंतता के साथ कोई भी मरना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे वहाँ पहुँचने के लिए मरना नहीं चाहते हैं, और तब भी मृत्यु एक ऐसा ठिकाना है जिसे हम सब साझा करते हैं। इससे कोई भी नहीं बच सका है और यह वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जीवन के एक नकल सबसे अच्छे आविष्कार की संभावना है। यह जीवन का परिवर्तन एजेंट है। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करता है। अभी नया आप हैं, लेकिन किसी दिन अब इससे बहुत लंबा नहीं है आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह काफी सच है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और के जीवन को जीने से बर्बाद ना करें। हठ धर्मता से फंसना नहीं है जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ रह रहा है। दूसरों की राय के शोर को अपनी आंतरिक आवाज को डुबोने ना दे, और सबसे महत्वपूर्ण अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस है। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब कुछ गौण है। जब मैं छोटा था तो द होल अर्थ कैटलॉग नामक एक अद्भुत प्रकाशन था जो मेरी पीढ़ी के बाइबल्स में से एक था। यह स्टीवर्ट ब्रांड नामक एक साथी द्वारा बनाया गया था जो मेनलो पार्क में यहाँ से दूर नहीं था, और वह इसे अपने काव्यात्मक स्पर्श के साथ जीवन में लाया। यह 1960 के दशक के उत्तरार्ध में था, व्यक्तिगत कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशन से पहले, इसलिए यह सब टाइपराइटर, कैंची और पोलराइड कैमरों के साथ बनाया गया था। गूगल के साथ आने से 35 साल पहले यह गूगल की तरह पेपरबैक फॉर्म में था। यह आदर्शवादी था और साफ सुथरे उपकरण और महान धारणाओं के साथ बह रहा था। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने पूरी पृथ्वी कैटलॉग के कई मुद्दों को बाहर रखा, और फिर जब इसने अपना कोर्स चलाया तो उन्होंने एक अंतिम मुद्दा रखा। यह 1970 के दशक के मध्य में था और मैं आपकी उम्र थी। अपने अंतिम अंक के पीछे के कवर पर सुबह के देश की सड़क की एक तस्वीर थी, जिस तरह से आप अपने आप को हिच हैकिंग कर सकते हैं यदि आप इतने साहसी थे।
इसके नीचे शब्द थे भूखे रहो मूर्ख रहो। यह उनका विदाई संदेश था, क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर किए थे भूखे रहो मूर्ख रहो। और मैंने हमेशा खुद के लिए कामना की है, और अब जैसा कि आप नए सिरे से शुरू करने के लिए स्नातक करते हैं, मैं चाहता हूं कि आपके लिए भूखे रहो मूर्ख रहो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपके जीवन में उन सभी समस्याओं का समाधान करेगा जिसकी आप चाह रखते हैं। अंत में आपसे इतना ही निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।